गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास साइंस विज्ञान के जो वो कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्वेश्चन आप इनको बोलते हैं या वन वर्ड वाले क्वेश्चन, या जैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो इस फॉर्म में जो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप जो वो 10th क्लास के बोर्ड का एग्जाम हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, या अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर जो वो आपको ये हेल्प करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, देखिए जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो वो पेड़ पौधे में होता है, जैसे आपको पता है कि पेड़ पौधे जो वो अपना भोजन जो वो खुद बनाते हैं। ठीक है, रूट्स जो वो नीचे नीचे होती है, तो रूट से जो वो वाटर ऊपर जो वो सभी पार्ट तक जाएगा। ठीक है, और जब वो पत्तियों में जो वो भोजन बन जाएगा, जैसे आपको पता होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, तो उससे जो वो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और कहाँ पे बनता है भोजन? पत्तियों में बनता है, जो भी लीव्स है वहां पे बनेगा। अब लीव से जो वो हर पार्ट तक जाएगा, क्योंकि हर पार्ट को जो वो जरूरत है। ठीक है, वैसे जैसे हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को जो वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, वैसे ही जो वो उसका जो भी हमारे जो भी ट्रीज है कोई भी, ठीक है, उसको जब वो उसके सभी पार्ट तक जो वो उस भोजन का पहुंचना जो वो जरूरी है। तो इसलिए देखिए, जब वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो वो भोजन तैयार हो गया पत्तियों में। ठीक है, अब देखिए रूट्स का भी वहाँ वहाँ पे यूज हुआ है। देखिए रूट्स से जो वो पानी जो भी और खनिज होंगे वो जो वो ऊपर रूट्स की हेल्प से जो वो ऊपर जाएंगे। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है लीव्स में जो भी फूड बना है उसको जो वो सभी पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, लीव्स में जो भी फूड बनेगा उसका उसको जो वो सभी पार्ट तक पहुंचाना जो वो किसका काम होता है? फ्लोएम का काम होता है। देखिए फ्लोएम से याद रखिए, फ्लोएम और फूड, ठीक है, फर्स्ट से शुरू हो रहा है ना सभी। तो ऐसे आप इसको याद सकते हैं। या जाइलम, जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है जैसे जल नीचे है रूट्स में, तो रूट से जो वो जल ऊपर की ओर सभी पार्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, मतलब कि जल जो वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, जहाँ पे जो वो जैसे खाना बना है तो वहां तक जाएगा। तो जल का काम होता है, सॉरी, ये होता है किसका काम? ये होता है जाइलम का काम। तो यहाँ पर भी जाइलम या जल। ठीक है, जाइलम ज से शुरू हो रहा है और जल भी ज से शुरू हो रहा है, जल मतलब पानी। तो ऐसे आप इनको याद रखिए, जाइलम और फ्लोएम जो वो जाइलम जल के लिए होता है और फ्लोएम जो वो फूड के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग। कई बार जो वो एग्जाम में पूछा, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मस्तिष्क के जो वो तीन प्रमुख भाग पूछे जाते हैं। अगर मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क हो गया, या मध्य मस्तिष्क। ठीक ठीक है, और तीन प्रकार के जो वो भाग होते हैं। तो याद रखिए, अगर, मध्य और पश्च। ठीक है, आपको यहाँ पे शायद बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जो वो यहाँ पे बोलने पे ध्यान दें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इंसुलिन का उत्पादन जो वो कहाँ पे होता है? कई बार जो वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो जो वो अग्नाशय में होता है। याद रखिए, अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वृद्धि हार्मोन जो वो कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जो वो कहाँ से निकलता है? ये जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अगर आपको पूछा जाए कि जैसे तीन अनैच्छिक क्रियाएं, अब देखिए ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाएं जो वो ऐसी क्रियाएं होती है जो अपनी हमारी इच्छा के अनुसार होती है। अब हमारी इच्छा के अनुसार क्या होगा? ऐच्छिक होगी हमारी इच्छा के अनुसार। जैसे मैं जो वो यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं अपनी इच्छा के बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं नहीं बोलूंगा। तो मैं बोलना जैसे लिखूंगा मैं, तो मेरी इच्छा के अनुसार होगा। अगर मैं नहीं लिखना चाहता तो मैं नहीं लिखूंगा। तो बोलना, लिखना हो गया, पढ़ना, खाना पीना, ठीक है, ये सारी जो वो ऐच्छिक क्रियाएं हैं। जैसे बात करना, भागना, लिखना, ठीक है, सब कुछ जो वो ऐच्छिक क्रिया हुई। अब बात यह है कि अनैच्छिक क्रिया कौन सी होगी? आपको पूछा जाता है कि कोई भी एक अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण दीजिए। तो अनैच्छिक क्रियाओं में जो वो जैसे अनैच्छिक जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, वो जो वो नेचुरली है, वो जो वो खुद ही हो जाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में। तो जैसे रक्त, रक्त है, ठीक है, ब्लड जो वो खुद चल रहा है। ठीक है, जैसे दाब है, और जैसे लार लार आना है, तो वो तो खुद ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम्पल जो वो कई सारे एग्जाम्पल इसके बता सकते हो। नेक्स्ट आता है कि पुष्प में जो वो, देखिए कोई भी फूल होता है तो उसमें दो भाग होते हैं। ठीक है, जनन के उसके दो भाग होते हैं। जनन भाग पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे तो पुष्प के जो कई सारे भाग हो सकते हैं। तो पुष्प के जनन के जो वो दो प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। याद देखिए, पुंकेसर जिसको कि इंग्लिश में स्टामिन बोलते हैं, और स्त्री केसर जिसको पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, स्त्री केसर पिस्टिल, और पुंकेसर जो वो स्टामिन। ठीक है, मेल स्टामिन एंड फीमेल पिस्टिल। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे शुक्राणु का जो नियंत्रण होता है। ठीक है, शुक्राणु का जो नियंत्रण होता है वो कैसे होता है? ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है टेस्टोस्टेरोन स्टेरन के टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, किसी लड़की के अंडाशय में हजारों जो अपरिपक्व जो वो अंड होते हैं। ठीक है, अब वो जो वो कब से होते हैं? तो याद रखिए, वो जो वो जब लड़की का कोई किसी लड़की का जन्म होता है तो तभी से जो वो होते हैं, मतलब कि जन्म के समय से ही होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था जैसे डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगर आपको पूछा जाए आरएनए की फुल फॉर्म, तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो गया। अगर आपको पूछा जाए एचआईवी की फुल फॉर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो भी फुल फॉर्म्स है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर पूछा जाए एचआईवी की फुल फॉर्म, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो जाएगा। अगर आप पूछा जाए एसटीडी की फुल फॉर्म, एसटीडी जो एसटीडी हमारे घर में टेलीफोन था वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एसटीडी एक यहाँ पे अलग है। एसटीडी जिसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, डिजीज इसका जो वो मतलब होता है। एक और पूछा जा चुका है पहले, आईयूसीडी। ठीक है, आईयूसीडी का जो पूरा नाम है, ठीक है, आईयूसीडी का पूरा नाम है इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इंट्रायूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखिए। एक और एड्स की कई बार पूछी जा चुकी है, एक्वायर्ड एआईडीएस। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है
एक एड्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था कि एड्स का जो वायरस होता है वो उसका जो क्या नाम है, तो उसका नाम है रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस आप उसको याद रखिए। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जैसे नर और मादा में जो शारीरिक भिन्नता है, ठीक है, नर और मादा जो भी पुरुष या स्त्री है, जो भी मेल और फीमेल है, उनको उनके शरीर में जो भी भिन्नता है, जो भी डिफरेंस है, वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो वो होता है मेल और फीमेल हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स के कारण। तो मेल में एस्ट्रोजन होता है और फीमेल में जो प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, प्लेसेंटा आपको जब ऐसे डेफिनेशन इसकी पूछी, इसके परिभाषा लिखिए प्लेसेंटा जो वो क्या होता है। तो देखिए जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जब कोई महिला जब वो जैसे गर्भवती हो जाती है, ठीक है, गर्भकाल कितना होता है महिला का, 9 वर्ष होता है, आपको ये तो पता है। ठीक है, जब कोई महिला जब वो गर्भवती हो जाती है तो उनके उसके स्त्री शरीर में जो भी भ्रूण जो भी पैदा हो रहा होता है, ठीक है, बच्चा होता है, तो उसको जो वो किसकी जरूरत पड़ती है, जलवायु जो भी भोजन है उसको जो वो जरूरत पड़ती है, तो वो जो वो कौन उपलब्ध करवाता है, तो वो करवाता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जैसे मनुष्य और स्त्रियों में जो भी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र गुणसूत्र होते हैं, वो कितने होते हैं। देखिए याद रखिए, चाहे वो पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें जो वो 23rd गुणसूत्र होंगे दोनों में, 23rd इसमें होंगे, 23rd इसमें होंगे। अब 23rd जोड़े गुणसूत्र होंगे, जोड़े, ठीक है, जोड़ों का मतलब है दो दो इकट्ठे होंगे, जैसे एक्स एक्स या एक्स वाई। याद रखिए एक्स वाई जो वो पुरुषों में होता है, ठीक है, और एक्स एक्स जो वो फीमेल में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। अब बात यह है कि जब कोई बच्चा जो पैदा होता है तो वो मतलब कि किस पर डिपेंड करता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो जो वो पुरुषों पर ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों में ही जो वो एक्स वाई पाया जाता है। ठीक है, अगर एक्स और एक्स मिलेंगे तो स्त्री पैदा होगी, मतलब कि कोई मतलब कि फीमेल पैदा होगी। अगर एक्स वाई मिलेंगे, क्योंकि वाई तो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, तो एक्स वाई वाई तभी मिलेगा। ठीक है, वाई अगर एक्स वाई मिलेंगे तो पुरुष मतलब कि मेल पैदा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कितने टोटल गुणसूत्र होते हैं, तो अगर पुरुष में पूछा जाए तो 23 होते हैं, अगर महिलाओं में पूछा जाए तो भी 23 होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और इसमें भी 22+1 होते हैं। ये मैं 22+1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 22+1 22 तो दोनों में सेम ही होते हैं, पुरुष और महिलाओं में। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है इसमें, एक्स महिलाओं में जो वो एक्स एक्स होता है और पुरुषों में एक्स वाई होता है। ये जो 23rd गुणसूत्र मैंने बताया 22+1, ठीक है, 22+1, ये जो एक है वो डिफरेंस है। ठीक है, एक्स वाई का डिफरेंस है। तो ये जो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 22+1, अगर मैं यहाँ पे महिलाओं की बात करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा पुरुषों की बात करूँ तो 22+1। ठीक है, यहाँ पे जो 1 होगा महिलाओं में जो वो एक्स एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे जो 1 होगा प्लस में, ये जो वो एक्स वाई होगा जो कि पुरुषों में होगा। अब बात यह है कि जो भी सेम है, जैसे यहाँ पे 22 है तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम। ठीक है, अगर पूछा जाए दोनों में, नर और मादा दोनों में, पुरुष और महिलाओं में, ठीक है, मेल फीमेल्स में दोनों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखिए 23 जोड़े इसमें महिलाओं में हो गए, 23rd इसमें हो गए, टोटल कितने हो गए, 46 हो गए। ठीक है, 46 हो गए, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। अगर पूछा जाए कि लैंगिक गुणसूत्र, तो लैंगिक गुणसूत्र वही है 22+1 वाला। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र सिर्फ दो ही है। अगर लैंगिक गुणसूत्रों को छोड़ करके बोलें तो 22+22 कितने हो जाएंगे दोनों में, 44 हो जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके बारे में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है तो वो क्या है, तो वो है होमो सैम्पियस। सैम्पियस आप याद रखिए। और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल, मतलब कि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पे जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप याद रखिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जैसे अपवर्तनांक पूछा जाता है, जैसे वायु का अपवर्तनांक कितना है, तो वायु का है 0.003। ठीक है, 3 0 होगी, 0.0003। ठीक है, जल का कितना होता है, जल का 1.33 होता है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हीरे का पूछा जाए तो हीरे का कितना होता है, तो हीरे का 2.42 होता है। कांच का पूछा जाए तो 1.5 होता है, बर्फ का पूछा जाए तो 1.31 होता है। वैसे आपको जो वो अपवर्तनांक सभी जो वो याद करने पड़ेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे दर्पण, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र 1/f=1/u+1/v। ये जो यहाँ पे u है वो जो वो वस्तु की दूरी है, और v जो वो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ पे जो वो f जो वो फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप याद रखिए। और अगर लेंस सूत्र पूछा जाए तो 1/f 1/v - 1/u। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को याद रखिए, ये जो वो आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में, जो वो 1 नंबर का पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आंखों के जो भी दोष होते हैं, जैसे मान लो अगर आपको दूर नहीं दिखाई दे रहा है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है, मान लो आपको जब नजदीक दिखाई दे रहा है तो दूर नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूर नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष नहीं होगा। या देखिए दूर नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, दो दो प्रकार के दोष होते हैं, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। अब आपको लगेगा कि दूर दृष्टि दोष वो होगा जहाँ पे दूर नहीं दिखाई देता होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल अपोजिट है, आपने याद रखना है। दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर तो दिखाई देता है लेकिन नजदीक नहीं दिखाई देता। और जो भी निकट दृष्टि दोष है उसका मतलब ये नहीं कि निकट नहीं दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट दिखाई देता है लेकिन दूर नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो मैंने बता दिया निकट मतलब दूर, लेकिन निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट तो दिखाई देता है लेकिन दूर नहीं दिखाई देता। और दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर तो दिखाई देता है लेकिन निकट नहीं दिखाई देता। देखिए नाम से तो ऐसा लग रहा है कि दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल अपोजिट आपने इसका याद रखना है। देखिए निकट
दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में दूर नहीं दिखाई देता है, तो दूर नहीं दिखाई देगा तो इसके लिए अवतल लेंस का यूज होगा। ठीक है, याद रखिए अवतल लेंस का यूज होता है। अगर दूर दृष्टि दोष के लिए निकट के लिए अवतल, और दूर दृष्टि दोष के लिए दूर मतलब दूर तो दिखाई देगा लेकिन नजदीक नहीं दिखाई देता है, तो नजदीक देखने के लिए जो वो किसका यूज किया जाएगा, उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। अवतल वैसे भी जो जैसे रेज आती है, तो अवतल जो वो किसी इस टाइप का होता है, तो ऐसे रेज आएगी तो ऐसे ही जाएगी। ठीक है, बड़ी इमेज बनाएगा, दूर को जाएगी, वैसे आप इसको याद रखते हैं। थैंक यू। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।